नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के अंदर क्या क्या अंतर है और इसे साथ ही साथ हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। तो क्या बवासीर को घर पर ठीक किया जा सकता है? मार्केट के अंदर आपको कौन कौन सी मेडिकेशन मिलती है जो बवासीर को ठीक कर देती है? और उसी के साथ में अगर आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्योंकि इसके 3 से 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। तो आज पूरी जानकारी दूंगा मैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन तीनों के अंदर क्या बड़ा अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर इन तीनों के अंदर 1 बाय 1 करके हम पता करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं फिशर। फिशर किन्हें कहते हैं? फिशर उन्हें कहते हैं जब आपकी एनस है, एनस की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग के अंदर दरार पड़ जाना, यानी कि फट जाना। अगर फट जाती है तो उसे हम फिशर कहते हैं। दूसरी बात आती है कि फिस्टुला किससे कहते हैं? तो जो आपकी एनल कैनाल है जिसके द्वारा आपका मल बाहर निकलता है, अगर उस रास्ते के अलावा एक और कोई रास्ता बन जाता है, जैसे कि कोई गांव बन के साइड से अगर आपका स्टूल पास होना शुरू हो जाता है तो उसे हम फिस्टुला कहते हैं। और तीसरा आता है पाइल्स। पाइल्स उन्हें कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो पाइल्स जो आपके ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स का बाहर की तरफ निकल जाना, या आपकी एनल की जो कैनाल है उसकी जो अंदर वाली लेयर है उसको पेनिट्रेट करके, यानी कि उसको भेद कर बाहर के अंदर की तरफ लटक जाती है, जो कि आप स्टूल पास करते हैं तब इरिटेट होती है, तो उनको हेमोरॉइड्स कहते हैं। और ये हेमोरॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स, दूसरा होता है प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स और तीसरा होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, यानी एनाल कैनाल से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रहते हैं, और वहाँ पर ये बाहर की तरफ बल्गिंग के रूप में लटके हुए रहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसी के साथ में ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं ये ब्लीडिंग अपना साइन एंड सिम्टम्स में ब्लीडिंग शो करते हैं, लेकिन इनके अंदर दर्द नहीं होता। इसलिए कई बार बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो एक भी बार दर्द नहीं हुआ तो हमें हेमोरॉइड्स कैसे हो सकते हैं या पाइल्स कैसे हो सकते हैं। तो ये जो इंटरनल होते हैं उनके अंदर कोई दर्द नहीं होता, आपको सिर्फ ब्लीडिंग होती है स्टूल करने के बाद में। अब दूसरे तरह के आते हैं प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि आपका जो हेमोरॉइड्स है वो अंदर की तरफ बना था, लेकिन अब वो बाहर की तरफ लटक गया है। अब जब बाहर की तरफ लटक जाता है तो उसे प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स कहते हैं, यानी कि बाहर लटका हुआ। इसको अपने को फिजिकली रूप से अंदर भेजना रहता है, वरना ये रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा आता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल यानी कि जो आपके एनल कैनाल है, बाहर के इंस्पिंक्टर है, बाहर की जो आउटर लेयर है, अगर वहाँ पर कुछ बल्गिंग लटकी हुई है और वो बाहर की तरफ ही है तो उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और इनके अंदर आपको दर्द भी महसूस होगा और साथ ही साथ में ब्लीडिंग होगी। तो इन सभी का अगर हम बात करते हैं तो पाइल्स का मेन कोज क्या है, हम फिशर और फिस्टुला के बारे में अनदर वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ पाइल्स की बात करेंगे। तो पाइल्स का अगर मेन कोज अगर हमसे कोई पूछता है तो इसका मेन कोज क्या है, तो इसका मेन कोज है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द डिफिकेशन ऑफ द स्टूल। यानी कि जब आप स्टूल पास करने जाते हो उस समय आपको जोर लगाना पड़ता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका स्टूल हार्ड रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो लास्ट वाला हिस्सा है जहाँ पर एनस है, वहाँ पर अगर वो फोर्स से आएगा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वहाँ की जो इनर लाइनिंग है वो छिल जाती है या फट जाती है, जिसकी वजह से आपके आर्टरी या वेन उनका बल्गिंग हो जाती है, वो बाहर की तरफ लटक जाती है और उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो बल्गिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि अंदर की तरफ लटक जाती है। तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है, आपको पेन होना शुरू हो सकता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन कॉज है जो स्ट्रेनिंग है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, आप लो फाइबर डाइट लेते हैं, साथ ही साथ आप पानी उतना नहीं पीते जिसकी वजह से आपका स्टूल हार्ड रहता है,
या फिर आपको बार बार कफिंग रहती है, बहुत ज़्यादा कफिंग रहने पर भी आपके जो लोअर लाइनिंग के इंटेस्टाइन के जो टिश्यू है वो रप्चर हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत मेजर फैक्टर होते हैं आपके इसको बढ़ावा देने के लिए। अब बहुत सारे व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि हम कुछ तीखा खा लेते हैं या मिर्ची वाला खा लेते हैं, तेल वाला खा लेते हैं, तो उसके कारण भी होता है, तो ये उसको बढ़ावा देता है, लेकिन इसका मेन कॉज ये नहीं होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति ये कंप्लेन करते हैं कि हमने तो कभी मिर्ची वाला नहीं खाया, कभी तीखा नहीं खाया, कभी कुछ ऐसा चटपटा नहीं खाया, फिर भी हमें हेमोरॉइड्स कैसे हो गए या पाइल्स कैसे हो गए। तो उसका मेन कारण यही है कि आपने जो आपकी बोवेल की मूवमेंट है या बोवेल की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट नहीं किया, यानी कि आप इनएक्टिव रूप रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप टाइम टू टाइम डिफिकेशन नहीं करते हैं, यानी कि आप टाइम टू टाइम फ्रेश नहीं होते हैं। तो ये सबसे मेन कारण रहता है आपका पाइल्स के लिए। अब बात आती है कि आपको कैसे शुरुआती दौर में कैसे पता लगाएंगे, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको पाइल्स हुआ है। तो आपको सबसे पहले अगर पाइल्स होता है तो आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप जब स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल पास करने के बाद में आपको कुछ ब्लड की बूंदें देखने को मिलेगी या थोड़ा सा ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये शुरुआती स्टेज में आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी फ्रेश होकर आते हैं या डिफिकेशन करके आते हैं तो उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा डिफिकेशन जाने की ज़रूरत है या मुझे दोबारा फ्रेश होने की ज़रूरत है, यानी कि आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ ऐसा आपको फील होता है। उसी के साथ में आपको एनस के एरिया की तरफ पेन महसूस होगा, आपको बैठने में दिक्कत होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब आपको पाइल्स होता है। उसी के साथ में बहुत सारी महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी होती है उस समय उनको पाइल्स हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से आपकी एनाल की इनर लाइनिंग फट सकती है। तो ये उनके अंदर भी कॉमन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर हमें घर पर ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि कितने ग्रेड का आपको हेमोरॉइड्स है, क्योंकि इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो 4 ग्रेड के होते हैं। पहला ग्रेड का ऐसा हेमोरॉइड जिसके अंदर आपको हेमोरॉइड्स अंदर रहता है, जब भी आप डिफिकेशन करते हैं तो वो हेमोरॉइड्स अपनी जगह पर रहता है, उसका कुछ नहीं होता। दूसरा, जब आप डिफिकेशन करते हैं तो वो हेमोरॉइड्स बाहर की तरफ आता है लेकिन अपने आप वापस बाहर अंदर चला जाता है, तो उसे ग्रेड सेकंड कहते हैं। और ग्रेड थर्ड के अंदर जब आप डिफिकेशन करते हैं उस समय वो हेमोरॉइड्स अगर बाहर की तरफ आ जाता है लेकिन वापस अंदर नहीं जाता, अपने को फिजिकली रूप से अंदर भेजना रहता है, उसे ग्रेड थर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग ग्रेड होते हैं, एक्सटर्नल के भी अलग ग्रेड होते हैं, प्रोलैप्स वाले के अलग ग्रेड होते हैं। तो आप नॉर्मली मिनिमम सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर पर। तो सबसे पहले आप अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सीड्स बाथ ले सकते हैं। अब सीड्स बाथ क्या होता है कि आप जब भी घर पे होते हैं तो आपको एक टब लेना है, उस टब के अंदर गुनगुना पानी डालना है और उस गुनगुने पानी के अंदर आपको 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है। उसे हम सीड्स बाथ कहते हैं। इसकी वजह से आपके जो वहाँ की लाइनिंग है, वहाँ के मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे और आपका पेन बहुत हद तक कम हो सकता है। उसी के साथ में आप उसको सॉफ्ट रखने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं। आप एनस एरिया पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं और साथ ही साथ हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट क्या करेगी, आपके स्टूल को सॉफ्ट करके रखेगी और सॉफ्ट करने की वजह से आपका स्टूल बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा, वो जो एनस की इनर लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप कौन कौन से सॉफ्ट फूड ले सकते हैं, जैसे सारे वेजिटेबल्स हो गए हैं, सारे फ्रूट्स हो गए हैं, उसी के साथ में बीन्स या स्प्राउट्स जिन्हें हम कहते हैं, रात को भिगो कर रखते हैं और सुबह हम उन्हें लेते हैं। तो ऐसे खाना खाने से आपके पाइल्स की जो आपका स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने की वजह से वो आसानी से डिफिकेट हो सकता है या बाहर निकल सकता है। ये बात हो गई आपके होम पर या घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेडिकेशन क्या क्या अवेलेबल है, डॉक्टर आपको कौन कौन सी मेडिकेशन रिकमेंडेड करता है जब आपको ऐसा कुछ पाइल्स हो सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको इंटरनल है, एक्सटर्नल है या प्रोलैप्स है।
तो उसी के आधार पर अलग अलग मेडिकेशन आती है। तो जो मेडिकेशन आती है उसमें सबसे पहले आती है डायोस्मिन। तो डायोस्मिन क्या करती है, डायोस्मिन आपके जो एनल है उसके वहाँ पे जो मसल्स हैं उन मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से आपको पेन कम हो जाता है, आपके हेमोरॉइड्स धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो सकते हैं। इसकी बेस्ट ब्रांड आती है वेनुस्मिन, जिसके अंदर 150 mg और 300 mg की टेबलेट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। उसके साथ में दूसरी आती है फ्लेवोनोइड्स कहते हैं, जिन्हें ये फ्लेवोनोइड्स सेमी सिंथेटिक होते हैं, प्लांट से इन्हें लिया जाता है। और ये क्या करते हैं कि ये आपके जो पाइल्स है उसको सिकुड़ने का काम करते हैं, पेन को कम करने का काम करते हैं। इसकी बेस्ट ब्रांड आती है डेफ्लॉन, जिसकी 500 mg की और 1000 mg की टेबलेट्स आपको मार्केट के अंदर मिल सकती है। अब डॉक्टर इसी के साथ में आपको स्टूल शॉर्पनर भी देते हैं। स्टूल शॉर्पनर का मतलब ये होता है कि जो आपके स्टूल को पतला करके निकालते हैं, आपको हार्ड स्टूल नहीं आए, उसके लिए कुछ साइरप आपको दिया जाते हैं। उन साइरप के अंदर आपको लेक्टुलोज दिया जा सकता है। लेक्टुलोज के बेस्ट ब्रांड है डिफिलेक या लूज करके साइरप आता है, वो डॉक्टर आपको दे सकता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको 2 या 3 दिन हो गए डिफिकेशन नहीं किया यानी कि स्टूल पास नहीं किया, तो उसके लिए क्रीमाफिन करके साइरप आता है, वो आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ में आपको कुछ लोकल एप्लीकेंट के लिए क्रीमें दी जाती है, जिसके अंदर एनोवेट क्रीम आती है, जैसे कि एंटी हीमोरॉइड प्लस बेक्लोमेथासोन इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बेक्लोमेथासोन एंटी स्टेरॉइड होता है जो कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है। उसी के साथ में आपको एनो रिलीफ करके क्रीम दी जाती है। एनो रिलीफ के अंदर आपको निफेडिपिन मिला देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ में लिडोकेन देखने को मिल सकता है। निफेडिपिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होने के कारण जब आप इसको लोकली अप्लाई करते हैं, हेमोरॉइड्स पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड आता है और साथ ही साथ वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाती है, तो आपको जो पेन हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ में लिडोकेन मिलाया गया है, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, यानी कि उस एरिया को ये सुन्न कर देता है, आपको महसूस नहीं होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं इन क्रीमों को लगाने के बाद। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा दिए जाता है। उसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जो आपके हेमोरॉइड्स हैं उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको अनेमिया हो सकता है। तो अपना ब्लड का लेवल हमेशा चेक करिए, आपको कितना हीमोग्लोबिन है। उसी के साथ में आपको अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको साथ ही साथ में आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जा सकती है, और कुछ पेन की मेडिकेशन दी जा सकती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, और भी बहुत सारी मेडिकेशन आती है, तो उनको आप डॉक्टर की सलाह के साथ में ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मेडिकेशन कर ली हमने, होम ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन हमारा जो हेमोरॉइड्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, अब उसके लिए हमें सिर्फ सर्जरी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप कौन कौन सी सर्जरी करवा सकते हैं? तो उसके लिए मोस्टली 3 तरह की सर्जरी आपको देखने को मिल सकती है। एक होती है स्टेपल्ड हेमोरॉइडोक्टोमी, यानी कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है, ये एक ओपन सर्जरी होती है जिसके अंदर आपके एनस के अंदर लाइगेशन करके जो हेमोरॉइड्स बाहर निकले हैं उनको कट आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बाकी की लाइनिंग है उसको सूचर के द्वारा धागे से सिल दिया जाता है। तो ये एक सर्जरी होती है। दूसरी सर्जरी होती है आपकी जो आर्टरी है उस आर्टरी को लाइगेट करके, यानी कि उसको बोलते हैं हेमोरेक्टोमी आर्टरी लाइगेशन, यानी कि इसके अंदर आपको आर्टरी लाइगेट कर दी जाती है। जो वेन आपकी बल्गिंग बाहर लटकी हुई है उसको कट आउट करके बाकी की जो बची है उसको लाइगेशन यानी कि बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा बाहर नहीं आ सके। तीसरी सर्जरी होती है इसके अंदर लेजर सर्जरी। लेजर के अंदर आपके एनस के अंदर जो भी बल्गिंग है, जो भी हेमोरॉइड है लटका हुआ है, उसको हीटिंग किया जाता है, और हीटिंग करने के साथ ही साथ उस लेज़र का उपयोग करके वहाँ के जो सेल है या ब्लड सप्लाई है उसको कट आउट कर दिया जाता है। तो ब्लड सप्लाई कट करने के कारण क्या होता है कि वो जो अगर उस पार्ट को, जो लटका हुआ पार्ट है, उसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे नेक्रोसिस की तरफ बढ़ेगा। उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद वो वहाँ से गिर जाएगा या सूख कर गिर जाएगा, जिसे गैंग्रीन के रूप में गिर जाता है।
तो ये सारे ट्रीटमेंट्स सर्जरी के अंदर किए जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की पूरी जानकारी के साथ मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।